लेफ्टिनेंट जनरल फैज जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। हम 4 जनरल पीटीआई पे कुर्बान हुए हैं। उन्होंने बड़े दुखी दिल के साथ जो है ये बात बताई। आम और खास सियासतदानों के लिए जो GHQ का गेट नंबर 4 जो है उसको बंद करना होगा। मेरी तो एक्चुअली दरख्वास्त होगी सहाफियों के लिए भी बंद करना होगा। हफ्ते में 6 दिन अगर उनका शो होता था ना, वो शुरू बाजवा डॉक्ट्राइन से होता था, खत्म भी बाजवा डॉक्ट्राइन पे होता था। अब जो है ना वो थंबनेल कहता है जी बाजवा का गंद किस तरह साफ हो। गाड़ियां ज्यादा हैं, लोगों की तादाद कम है। उसने जो है ना फ्लाइंग किक कड मारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हों ऑलरेडी अपने पिंडी के जलसे से वो खिताब कर चुके हों, जो आहिस्ता आहिस्ता मतलब स्टार्ट हुआ है और लोग मुख्तलिफ जगहों से, ख़ास तौर पे KP से और पंजाब से जो है काफ़ी लोग पिंडी की तरफ जा रहे थे। उसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं, कितने को लोग आ रहे हैं, कितना को बड़ा क्राउड होगा, इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन इस वक्त ज़रा पहला प्राइम फोकस जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो फ़ौज के हवाले से है। आप जानते हैं कि पिछले 1-2 दिन के अंदर जो है वो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। नए आर्मी चीफ़ की अनाउंसमेंट होना, उसके बाद कल ये खबर आई कि लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट का फ़ैसला कर लिया है। उसके बाद कल हमने आपको एक ये खबर दी थी, खालिद महमूद साहब हैं एक्सप्रेस में, एक्चुअली खबर उन्होंने ब्रेक की थी कि जी वो कंसिडर कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ जो हैं वो रिटायरमेंट कंसिडर कर रहे हैं। आज जियो ने ये खबर दी है कि जी उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। मतलब खबर वही है लेकिन हतमी उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। अभी तक दोनों जो जनरल्स हैं उन्होंने इसको बाकायदा अनाउंस तो नहीं किया है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अगर ऐसा हुआ है तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स या डेज़ ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं एक चीज़ जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये इसी सिलसिले में आसमा शिराजी साहिबा ने एक एक्चुअली अपने वीलॉग के अंदर ये जिक्र किया। जनरल बाजवा की चंद हफ्ते पहले NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर चंद सहाफ़ियों से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बारे में मैंने अपने एक वीलॉग में भी जिक्र किया था। मुझे उस वक्त मेरी एक सोर्स के ज़रिए ये बात पता लगी थी कि उन्होंने उस वक्त ये बात कही थी कि जी मैं रिटायर होना चाहता हूँ। उस वक्त कि जी मैं 29 नवंबर को रिटायर होना चाहता हूँ। लेकिन उस वक्त उन्होंने वहाँ के उन साफ़ियों को कहा था कि जी प्लीज़ इस बात को बाहर मत कीजिएगा। खैर बात फिर भी बाहर आ गई थी, अगले चंद घंटे में बात बाहर आ गई थी। तो आसमा शिराजी साहिबा ने वीलॉग किया और उसके अंदर उन्होंने बताया कि मैं भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थी, NDO में जो उनकी चंद एंकर्स के साथ मीटिंग हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ पे जनरल बाजवा से एक सवाल पूछा था कि ये जो हाइब्रिड रजीम है इमरान खान साहब की और ये जो हाइब्रिड रजीम है, उन्होंने कहा कि इसकी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये मामला इतना आसान और सादा नहीं, इससे जो नुकसान हुआ है उसका आपको बहुत आगे तक जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने जवाब दिया कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जिस तरह पिछले कुछ अरसे में फ़ौज के साथ जो रवैया रखा गया है, हम 4 जनरल PTI पे कुर्बान हुए हैं। उन्होंने बड़े दुखी दिल के साथ जो है ये बात बताई। अब इससे मतलब अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इदारे के अपने अंदर जो है वो जिस तरह जनरल बाजवा ने अपनी आखिरी तकरीर की थी, उसमें से किस हद तक इदारा जो है ना वो क्या फ़ील कर रहा है कि यार हमने इस शख्स के ऊपर कितना अपना टाइम लगाया, कितना हमने अपना पैसा लगाया इस शख्स के ऊपर, अपने रिसोर्सेज, इस शख्स की वजह से हमने कितने अपने रिसोर्सेज जो हैं वो इसके साथ लगाए, हमने अपने कितने रिसोर्सेज ख़राब कर दिए इस शख्स के पीछे। अगर आप उठा के देखिए पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात किस हद तक मुतासिर हुए इस शख्स की वजह से, पाकिस्तान के मुआशी हालात कितने ख़राब हुए। आप ये ज़हन में रखिएगा कि मैं 1 मिनट के लिए आपको 2014, 15, 16 में ले जाना चाहूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अक्सर औकात जब लोग मुझसे बैठ के बात करते हैं ना तो मैं उनसे कहता हूँ जी मुझे ज़रा इस पॉइंट का जवाब दें कि 2014, 15, 16 में CPEC आ चुका हुआ था। CPEC के ऊपर फुल थ्रॉटल से काम हो रहा था, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी गुड। एतराज़ किया जा सकता है। एक बात ज़हन में रखिएगा, मईशत को हैंडल करने के हवाले से हर शख्स की एक अपनी राय होती है। बिल्कुल उसी तरह के जब आप एक क्रिकेट टीम खिलाते हैं ना तो आप उस स्टेडियम में बैठे हुए 25,000 बंदे से पूछेंगे ना कि भाईजान कौन से 11 खिलाने हैं, तो वो 25,000 बंदे की उतनी 25,000 मुख्तलिफ टीमें होंगी। मुश्किल ही होता है कि ये फैसला हो सके कि 11 कौन से खेलेंगे। हर बंदे की अपनी राय होती है, ठीक है। तो मईशत किस तरह चलनी है ये हमेशा हर फाइनेंशियल एक्सपर्ट की एक अपनी राय होती है। बहुत से लोग नून लीग के उस मॉडल को कहते थे जी बड़ा ज़बरदस्त मॉडल था, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था, हमारा ग्रोथ रेट बड़ा अच्छा चल रहा था, डॉलर कंट्रोल में था, डॉलर जो है वो 100 रुपए से लेकर 110 के उसके अंदर था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन उसके बाद 2017 के अंदर जब पनामा का केस चलता है और इमरान खान साहब जो है वो इसी हाइब्रिड रिजीम की जब बुनियादें डलती हैं और उसके बाद जो कुछ होता है, और उसके बाद जाहिर बात है जब एक मुल्क के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है इतना बड़ा केस चल रहा होगा सुप्रीम कोर्ट में, उसके जो इफेक्ट्स आएंगे तो फिर उसका मईशत का आपका बेड़ा गर्क ही होना है।
लोग उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, इमरान आएगा, इमरान खान की हुकूमत आएगी और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनको क्या पता था कि यहाँ तो रंगबाजी है सारी। यहाँ पे जब बार बार कहा जाता था जी 200 बंदों की टीम है तो 200 बंदों की टीम है, और 200 बंदों की टीम नहीं लब्भी सानू। कितने वजीर खजाना तब्दील हो गए, कितने IG पंजाब चेंज हो गए, चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए, किस को नहीं उठा के चेंज किया। एक जड़ा नमूना सी जिसके बारे में बार बार कहा जाता था भाई एनो तो चेंज कर दे, उसको नहीं चेंज किया गया, आखिरी वक्त तक नहीं चेंज किया गया। तो खैर बात कहीं और से चली जाएगी। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये कि इदारे ने खुद महसूस किया इस बात को कि यार ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था ना, ये हाइब्रिड रिजीम जो हमने बनाई थी, ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। और अब वो इमारत जब ज़मीन बोस हो रही है तो बहुत से परिंदे जो हैं उन्होंने इससे पहले कि हम इसके मलबे तले आ जाएं, बेहतर है कि उड़ जाओ यहाँ से। और बहुत से लोगों ने उड़ने का फैसला किया। उसके अंदर बहुत से इदारे के भी कई लोग होंगे और पार्टी के अंदर भी कई लोग होंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों को जब इस बात का आइडिया हो जाएगा कि यार अब इसकी बुनियादें हिलना शुरू हो गई हैं, तो वो भी फिर उड़ने का फैसला करेंगे। खैर ये तो वक्त बताएगा। मैं शेख रशीद नहीं बनना चाहता, मैं बैठ के प्रेडिक्शंस नहीं देना चाहता। अंसार अब्बासी साहब ने भी एक्चुअली इसके ऊपर ये कुछ ऐसा ही कॉलम लिखा। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त फौज की खोई हुई साख को बहाल करना है। इसके लिए उन्हें ज़बान ज़द आम व ख़ास सियासतदानों के लिए जो GHQ का गेट नंबर 4 जो है उसको बंद करना होगा। मेरी तो एक्चुअली दरख्वास्त होगी साफ़ियों के लिए भी बंद करना होगा, है ना। साफ़िया ने भी बड़ा दिमाग ख़राब किया है। ये जो चमचे बन जाते हैं, मैं एक देख रहा था, मैं एक इतने बड़े मतलब जनरल बाजवा के सपोर्टर, बाजवा डॉक्ट्राइन के सपोर्टर, आपको याद है कि बड़ा जो लफ्ज़ होता था बाजवा डॉक्ट्राइन, बाजवा डॉक्टर, दिमाग पक जाता सी मान। हफ्ते में 6 दिन अगर उनका शो होता था ना, वो शुरू बाजवा डॉक्ट्राइन से होता था, ख़त्म भी बाजवा डॉक्ट्राइन पे होता था। मतलब बाजवा साहब तो वो इतना उनके दिल के करीब थे, इतना दिल के करीब थे कि शायद ना वो अपने सगे रिश्तेदारों को इतना करीब ना समझते हो जितना वो बाजवा साहब को समझते थे। ये सूरत हाल थी। और आप यकीन कीजिए कि मैं पिछले 3 दिन से उनके थंबनेल्स देख रहा हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं पिछले, आप खुद ही जाकर ढूंढिएगा, थोड़ा जिहा रिसर्च वे तुसी भी करिया करो, सारा साडी टीम ते पा देंदे हो, थोड़ा तुसी भी लभो जाके। तो मैं उनके थंबनेल्स देख रहा था। एक थंबनेल मैंने देखा, जनरल बाजवा का गंद किस तरह साफ होगा। और मैं हैरान, मैं कि यार हमें ये, और मैं साल बताऊं 2018, 19, 20, बल्कि 21 भी पा दे, 18, 19, 20, 21 हमें बताया जाता था तुम्हारी सोच से बाहर है, पाकिस्तान ने एन जूते जाना है, बाजवा डॉक्ट्राइन कमाल हो जाना है, आपकी सोच से बाहर है। और अब जो है ना वो थंबनेल कहता है जी बाजवा का गंद किस तरह साफ होगा। क्या बात है। मैं इसीलिए कहता हूं बराए मेहरबानी ये गेट नंबर 4 ना साफियों के लिए भी बंद कर दीजिएगा, सबके लिए बंद। इनको आराम से अपना काम करने दें, इनको ना टाउट मत बनाइएगा। NHO इमरान खान ना लब लेना, ताड़ी मेहरबानी, क्योंकि जो उधरों भी लबोगे ना तो वो भी कल को इसी तरह फेल होंगे। ये भी मैं आपको बता दूं। इस वक्त बहुत से साफ़ी मैं जानता हूं, जिस तरह मैंने चंद दिन पहले आपको वो कहा था ना कि इस वक्त वो कई ऐसे जो हैं वो शनाख्ती कार्ड के दफ्तर के बाहर देखे गए, वो अपने कवायफ चेंज करवाना चाह रहे हैं। हाँ, समझ जाए ना कहाँ पे तब्दीली होनी है। तो बहुत से ये सूरत हाल है, मतलब तारीफों के ऐसे ऐसे पुल बांधे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे पुल के जिसकी इंतहाई कोई नहीं। मैं तो कभी कभार सोचता हूँ वो आर्मी चीफ खुद भी देखते होंगे ना, नए आर्मी चीफ, तो कहते वो मेरे अंदर एनियां अच्छाइयां हैं, अल्लाह की कसम मैंने तो पता ही नहीं सी, मैं तो कभी सोचा ही नहीं मेरे अंदर एनियां अच्छाइयां हैं। वो शायद हो सकता है वो अपने घर वालों को भी कहे सुनो देखो कदर करो, तुम लोगों को पता ही नहीं मेरे बारे में, इतनी तारीफें तो जमीन आसमान एक कर दी उन्होंने। कभी कभार मुझे ना ये लोग सहाफ़ी काम लगते हैं, इश्तिहार बनाने वाले ज़्यादा लगते हैं। आप इश्तिहार वाले के पास जाए ना, वो बंदे को कहें यार ये इसका ऐड तो बना दे, वो यकीन करें इसमें से ऐसी ऐसी खूबियाँ निकालेगा। है ये बटन, ये बेल है बेसिकली, ये बेल है ना, आप यूँ करके दबाएंगे बटन जो है उससे, वो कहेंगे भाईजान अगर आप इसमें चाहें ना तो बटन दबाएं आप, आपकी रोटी खुद ब खुद आ जाएगी। आप इसका बटन दबाएंगे, बच्चों को स्कूल खुद ही गाड़ी छोड़ आएगी जाके। वो ऐसी तारीफ़ें करना शुरू हो देंगे क्योंकि वो इश्तिहार बनाते हैं। तो ये लोग सहाफ़ी नहीं होते, मैं इनको सहाफ़ी नहीं मानता। मैं आपको कहता हूँ ये लौंडे लपाड़े हैं ना, ये इश्तिहार बनाने वाले लोग हैं, ये इश्तिहार बनाते हैं बंदे का। इमरान खान, ओहो क्या बात है, आपको पता ही नहीं है इमरान खान क्या क्या कर सकता है। रोबो कॉप है पूरा, एंज लत्त खोलता है इधरों पिस्तौल निकल आती। रोबो कॉप देखिए ना आपने, उसके अंदर यही होता है, यहां से तलवार निकल आती है, 360 डिग्री पे उसका सर घूम जाता है, ये हाथ टूट जाए नवा ला लो,
तो वो इस तरह की तारीफ़ें करते हैं। खैर चलें आगे चलें, मैंने इतनी खबरें देनी होती है, पता नहीं बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। आगे चलें। इसके अलावा जनाब जहाँ पे ये फ़ौज के हवाले से बात हो रही है, और मैं आपसे बात कर रहा था कि सहाफ़ियों के रास्ते भी बंद करने चाहिए। सेनेटर आज़म सवाती साहब को पता नहीं क्या हो गया। आज़म सवाती साहब ने आज 2 ट्वीट्स की। एक तो ये हकीकत टीवी है, इसकी भी वैसे पूरी एक स्टोरी है हकीकत टीवी की, ये भी कभी डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने जनरल बाजवा की एक तस्वीर लगाई उस अकाउंट ने, और नीचे उन्होंने लिखा कि जी जाने वाले के लिए एक लफ्ज़। तो आज़म सवाती साहब ने उसके नीचे जवाब दिया कि ही नीड्स टू गो टू हेल, आगे गाली लिखी उन्होंने, मतलब वो गालियां देने के ऊपर उतरा है। उसके बाद एक और किसी ने ट्वीट लिखी हुई थी, मगर जो घटिया हरकतें फैसल नसीर ने कर दी हैं, इसने आज़म सवाती को नहीं खुद को नंगा किया है। तो आज़म सवाती साहब ने आगे से जवाब दिया, फैसल नसीर इज़, दोबारा उन्होंने गाली दी, ही विल पे फॉर इट, आई विल फॉलो दैट SOB एट एवरी लीगल एंड एथिक फोरम। मतलब ये उन्होंने गाली निकाली उनको। तो आज़म सवाती साहब, मेरी नहीं समझ आ रही कि इस इतना जो गुस्सा है, क्योंकि मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ कि सेनेट की जानिब से एक 14 रुकनी कमेटी बनाई गई थी इस मामले की तहकीकात करने के लिए। आज़म सवाती साहब वहाँ पे नहीं गए, इन्होंने अपनी वहाँ पे कोई एविडेंस वहाँ पे पेश नहीं किया। उसके बाद ये खबर आई है कि हसास इदारों ने उस वीडियो की तहकीकात की हैं जिसके ऊपर एक्चुअली ये कह रहे थे कि जनाब ये मेरी और मेरी वाइफ की वीडियो जो है वो बनाई गई है। एक्सप्रेस में आज ये खबर छपी है कि हसास इदारों ने जो है उस वीडियो को जो है वो जाली करार दिया है, और उसके बाद जो है इस कमेटी को भी अब ख़त्म कर दिया गया। सो आपको जो प्लेटफॉर्म्स दिए जा रहे थे आप उसके ऊपर कर सकते थे, अगर आप काम करना चाहते तो आप वहाँ पे जाके अपना केस प्लीड कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। अब आप गालियाँ देने के ऊपर उतर आए हैं। गुस्सा है, जारी बात है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि बहुत गुस्सा है, क्योंकि वो काम नहीं हो रहा जो वो चाहते थे। इसके अलावा एक वीडियो सामने आई है, ये तो गालियों की बात हुई ना, मतलब गालम गलोच की बात हो रही है। अब कुछ लातों की भी बात कर लेते, लाते मारने पे भी उतर आए हैं, खोते बन गए ना, खोते, मैं खोता ही लात मारता है, वो खोते बन गए। ये बेसिकली हंगू में एक सहाफ़ी हैं इसारुल हक, तो वहाँ पे उन्होंने एक तहरीक इंसाफ के अहदेदार से जो है वो पश्तो में ये गुफ्तगू हो रही है, तो उससे पूछा कि जी ये कारकुनों की तादाद इतनी कम क्यों है, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, लोगों की तादाद कम है। तो वो अहदेदार जो है वो इतना तप गया कि उसने जो है ना फ्लाइंग किक कड मारी सहाफ़ी को कि जी तूने ये सवाल क्यों किया। ये मैं बार बार वही आपसे कहता हूँ ना, इनके ज़हनी तवाज़ुन उन्हें खोते बनाते हैं, वो खोते यही कर सकते हैं, वो लाते मार सकते हैं, ठीक है, इनमें से कुछ काटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, कुछ पंजे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ गालियां देने पे उतर आते हैं। ये बना दी है, ये जनरेशन आपने एक ऐसी बना दी है। अब ये इसी तरह ही चलेगी, ये 15-20 साल अब इसी तरह ही चलेगी, या आपके साथ साथ इसी तरह आप इनसे कोई औखा सवाल करेंगे तो ये या तो आपको जूडो कराटे करेंगे आपके साथ, या मुक्का कट मारेंगे, या आपको दुलत्ती कट मारेंगे, भाई ऐसे ही काम करेंगे। और उसके बाद आप इमरान खान साहब के आज़ादी ज़ाहिर राय, आप इनकी तरह तकरीरें सुने जाके, सहाफ़त जो है वो तो इसका नाम है, आप बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, ऐ बोल लो तुसी, भाई वो बोले किस तरह जब आप उसको लाते मार रहे हैं बैठ के। इसके अलावा एक और ख़बर, ये हसन अयूब साहब हैं जो ARY के रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये खबर दी कि जी परवेज़ खटक साहब, उन्होंने वीडियो शेयर की कि परवेज़ खटक साहब जिस गाड़ी की छत पर बैठकर हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए रावलपिंडी आ रहे हैं, बज़ाहिर ये गाड़ी सरकारी है, बसूरत दीगर इसकी नंबर प्लेट जाली यानी गैर कानूनी है। और परवेज़ खटक साहब जो जिस गाड़ी में नज़र आ रहे हैं, आप देखिए उसकी नंबर प्लेट जो है वो ग्रीन कलर की है। अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि आप सरकारी वसाइल को किधर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके अंदर बैठ के जो है वो एहतजाज का मूड आपका बना हुआ है। इसके अलावा अच्छा, आज़म सवाती साहब की ट्वीट्स के हवाले से मैं आपको बता दूं, ट्वीट्स अब उन्होंने डिलीट कर दी हैं। ये गालियां गुलियां दे के ना, पता नहीं किस खुमार में बैठे होंगे, उन्होंने ट्वीटें अब डिलीट कर दी हैं। एक ट्वीट फवाद चौधरी साहब जो है वो उन्होंने भी की। फवाद चौधरी साहब ने लिखा कि जी ये शहरी रहमान और मरियम औरंगज़ेब जैसे लोगों को आगे कर देते हैं, ये ज़िंदगी में ख़ुद कभी कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती। इन ख़वातीन के बारे में उन्होंने कहा इनकी मौज लगी हुई है कि ये मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन लड़के आ जाती हैं और हमें भाषण देती हैं। आप वो काम करें जो आपको आता है, आप किसी मेकअप पार्लर में काम कर लें या कहीं और जाकर ठुटे ठुटे लगाया करें, हमें लेक्चर ना दिया करें, ये सियासत आपका काम नहीं है। ये एक अनइलेक्टेड स्लॉट गंद उछालने के लिए जो आगे कर देते हैं उसको पीछे रखा करें,
और उनको पहले बात करने की तमीज़ सिखाएं, ना उनको पाकिस्तान की सियासत की समझ है ना तारीख की समझ है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने ये इलेक्शन लड़ने वाली जो बात की, सबसे पहले तो इसके ऊपर आ जाते हैं। मैं उसके बाद दूसरा भी एक पॉइंट है। चौधरी साहब 2002 में आपने इलेक्शन लड़ा आज़ाद हैसियत में, PP 25 जेलम से सूबाई असम्बली का, आप इलेक्शन हार गए, आपको 162 वोट मिले थे। 2013 में आपने आम इंतखाबात में हिस्सा लिया। अच्छा, ये उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला दौर है जब इन्होंने वहाँ पे अपना टाइम लगाया। 2013 के आम इंतखाबात में हल्का NA 63 से मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, वहाँ से फिर हार गए। PP 24 से सूबाई असम्बली का जो उम्मीदवार था वहाँ पे भी इलेक्शन लड़ा, वो ये नशिस्त भी हार गए। अगस्त 2016 में उन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट पर NA 63 से जेलम में इलेक्शन लड़ा, इस मरतबा फिर हार गए। और 2018 में NA 67 और PP 27 से इलेक्शन लड़ा, इस मरतबा दोनों रिश्तों पर कामयाब हुए जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिला। पहली दफ़ा ज़िंदगी में इलेक्शन जीते। है इनका सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़। लेकिन मेरा इनसे एक सवाल है फवाद चौधरी साहब से। डॉक्टर यास्मीन राशिद को जानते हैं? डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर में इलेक्शन हार गई थी। जब एक खातून इलेक्शन हार गई थी तो फिर उसके बाद उनको रिजर्व सीट क्यों दी गई? वो तो इलेक्शन हार गई थी ना, तो उनको एडजस्ट क्यों किया गया? और उसके बाद उन्हें वजीर सेहत क्यों बनाया गया? और उसके बाद अपनी लाहौर की सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया उनको? वो तो इलेक्शन नहीं जीत सकी अभी तक। डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन नहीं जीती हुई आज तक। आपने पार्टी का सेंट्रल पंजाब का सदर बनाया हुआ है उनको। अंदलीप अब्बास को कौन सी सीट दी हुई है आपने? इलेक्शन लड़के आई हुई है वो। कवल शोजब को कौन सी सीट दी हुई है आपने? आलिया हमजा को किस बात की सीट दी हुई है आपने? ये खवातीन कौन है? रिजर्व सीट्स के ऊपर नहीं आई हुई क्या? ये सारी खवातीन जो आती हैं, मतलब इनको खत्म कर दिया जाए, निकाल दिया जाए पार्टी से, क्या किया जाए? मतलब असेंबलियों से बाहर निकाल दिया जाए। उनकी खवातीन बैठें तो आपको बहुत बुरी लगती हैं, आपकी खवातीन बैठें तो वो बड़ी जबरदस्त है, वो बहुत अच्छी है ना? अपना सामान आपको हमेशा ही पसंद आया, भावे वो सहाफ़ी हो या आपकी खवातीन सियासतदान हो, वो हमेशा आपको पसंद आई हैं। और दूसरी बात ये जो आपने बात की कि आप किसी मेकअप पार्लर में काम कर लें, मैं फवाद चौधरी साहब इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि मैं आपकी पार्टी की खवातीन के मेकअप के ऊपर जो है मैं कमेंट करूं। इट विल बी बिलो मी। मैं इस हद तक गिर नहीं सकता कि आपकी पार्टी के अंदर कौन सी खवातीन कितना मेकअप करती हैं। कहने को मेरे पास, यकीन कीजिए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं ऐसी ऐसी कहानियां शेयर कर सकता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड कि आपकी सोच से बाहर है, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे रुतबे से बहुत नीचे चीज़ है। फवाद चौधरी साहब, आप साबिक वजीर इत्तलात रहे हैं, ठीक है, और साबिक वजीर इत्तलात की एक ऐसी चैट सामने आई हुई है जिसमें वो खवातीन को नौकरियां दिलवाता रहा है। उमर फारूक की चैट याद है? खवातीन के CV भेजते रहे आप, और आप विफाकी वजीर थे, तो आप किस काम के अंदर लगे हुए थे, मैं उस पर बात भी नहीं करना चाह रहा कि क्या विफाकी वजीर इत्तलात को यह काम करने चाहिए। तो खवातीन के हवाले से जब आप गुफ्तगू करें तो ज़रा 100 दफ़ा सोच लिया करें, क्योंकि ये जो गुफ्तगू जब आप करते हैं ना, आप तो कर के निकल जाएंगे, आप तो बात करके निकल। आपको याद है एक दफ़ा आपने मुबशर लुकमान को एक थप्पड़ मारा था, किस बात पे थप्पड़ मारा था? याद है? वाकया याद है आपको? लोगों की याद दहानी के लिए, वो एक टिकटॉक की लड़की है हरीम शाह, उसके बारे में कोई गुफ्तगू हुई थी और आपका नाम जो है उस चीज़ के साथ जोड़ा गया था, विच वॉज वेरी अनडिग्निफाइड, नहीं होना चाहिए था। इस तप में आके आपने मुबशर लुकमान को थप्पड़ कट मारा था कि हाउ डेयर यू, मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, मेरी फैमिली क्या सोचती होगी। यही हुआ था ना चौधरी साहब, यही एग्जैक्टली यही सब कुछ हुआ था। आज ये खवातीन और इनका खानदान आपके बारे में क्या सोच रहा होगा, और आपके ख्याल में इनको किस तरह रिएक्ट करना चाहिए? When they see you somewhere in the public, इनको किस तरह रिएक्ट करना चाहिए? ज़हन में रखिएगा, आजकल आप जिम भी नहीं कर रहे। आज से 2 साल पहले आपने बड़ी फिटनेस रिजीम के ऊपर काम शुरू कर दिया था, मुझे बड़े स्मार्ट लगना शुरू हो गए थे आप।
तो लेकिन आजकल आप वो भी नहीं कर रहे थे। पब्लिक के अंदर एवं ਤੁਹਾਡਾ फड्डा हो गया किसी ने हालते फिर। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ से इज्तनाब करें। मैं आपको बड़ा एक रोशन ख्याल इंसान समझता हूँ और आप हैं। मैं आपकी ना इस रोशन ख्याली की मैं हमेशा तारीफ़ करता रहा हूँ। आपने बड़ी जगहों के ऊपर बड़ी अच्छी रोशन ख्याल होने का सबूत भी दिया है। लेकिन ये जो ख़वातीन के ऊपर कमेंट था ना, इसमें से आप इमरान खान की झलक दिखा रहे थे। ये आप नहीं हैं, ये मेरे च मेरा यार बोलदा, तो आपके अंदर से इमरान खान बोल रहा था। ये आप नहीं है, मैं जानता हूँ चॉइस, अभी आप नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ सॉफ्टवेयर ਜਿਹੜਾ ना वो करप्ट हो गया है। गलत ऐप डाउनलोड कर ली तुसी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बाकी इमरान खान साहब ने पिंडी के अंदर जलसे से खिताब करना है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में तफसील से उसके ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।